प्राथमिक में चयनित बीएड अभ्यर्थियों का मामला फिर से माननीय कोर्ट में खुल चुका है। मामला है मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, एमपी वर्ग 3 में चयनित बीएड कैंडिडेट्स को 2 स्लॉट में ज्वाइनिंग कराई गई थी। पहला स्लॉट जो कि 11 अगस्त 2023 के जजमेंट से पहले ज्वाइन कर चुका था और दूसरा स्लॉट 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के बाद ज्वाइन करता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एमपी के क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन पर जो 8 अप्रैल 2024 को जजमेंट दिया था, उस जजमेंट को आधार बनाते हुए माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा जो पिटिशनर्स डीएलएड की तरफ से थे उनके याचिका को खारिज कर दिया था और जो भी चयनित बीएड कैंडिडेट थे उनको पूरी तरीके से सेफ कर दिया था। अब ये मामला फिर से हाईकोर्ट में ओपन हो चुका है। क्या है पूरा मामला और क्या वाकई में बीएड अभ्यर्थियों पर खतरा है? बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है बीएड सेलेक्टेड कैंडिडेट के लिए और डीएलएड के परिप्रेक्ष्य से भी, तो अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, मध्य प्रदेश के क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन पर 8 अप्रैल को माननीय सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देती है, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हम सभी चयनित बीएड अभ्यर्थियों को सेफ करते हैं जो कि ऑलरेडी हमारे जजमेंट के पहले ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन इसके लिए उन्होंने 2 शर्त लगाई थी। पहला कि कोई भी मैटर सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं होना चाहिए जो कि इम्पोज किया गया हो, मतलब कि जो कि इनिशिएट किया गया हो। इनिशिएट मतलब कि जो कि शुरू किया गया हो बीएड की तरफ से। मतलब कि अगर किसी भर्ती में बीएड एलिजिबल नहीं है और बीएड कोर्ट को अप्रोच करता है और माननीय कोर्ट बीएड के प्रेयर पर उनको अलाउ कर देती है, लेकिन उनका जो एक्सेप्टेंस है उस भर्ती में वो सब्जेक्ट टू आउटकम रख लिया जाता है, तो उन वाले बीएड कैंडिडेट को अलाउ नहीं किया गया था। मतलब कि कोई भी मामला सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं होना चाहिए। और दूसरी शर्त ये थी कि ज्वाइनिंग अगर हमारे जजमेंट 11 अगस्त 2023 के पहले हुई है तब वो सेफ होंगे। और एनसीटी को निर्देशित किया गया था कि आपको 1 साल के अंदर ब्रिज कोर्स डिजाइन करना होगा और जो भी चयनित कैंडिडेट हैं उनको 6 माह का ब्रिज कोर्स कंडक्ट कराना होगा। अब इसी क्लैरिफिकेशन के जजमेंट के आधार पर माननीय हाईकोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया कि चूंकि मध्य प्रदेश में बीएड खुद से कोर्ट को अप्रोच नहीं किया था, इस वजह से यहाँ के सारे बीएड सेफ हैं और जो डीएलएड की तरफ से याचिका थी उसको खारिज कर दिया था। लेकिन इसमें जो डीएलएड के कैंडिडेट हैं वो लगातार इस बात से, इस फैसले से नाखुश थे कि उनके कुछ पॉइंट्स को कंसीडर नहीं किया गया। पहला पॉइंट कि क्या कोर्ट जाने का अधिकार सिर्फ बीएड को है? अगर डीएलएड के अधिकारों का हनन हो रहा है तो क्या वो कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकता? अगर कोर्ट को अप्रोच किया गया और अगर हाईकोर्ट ने पहले ही मामले को सब्जेक्ट टू आउटकम रख लिया था क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में था, तो क्या यहां पर उनका संवैधानिक अधिकार तक नहीं है डीएलएड अभ्यर्थियों का कि वो कोर्ट को अप्रोच कर पाए? क्योंकि उनके सब्जेक्ट टू आउटकम को माननीय सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल 2024 के जजमेंट के हिसाब से सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं माना जा रहा है। केवल तभी सब्जेक्ट टू आउटकम माना जा रहा है जब बीएड कैंडिडेट खुद से कोर्ट को अप्रोच किए हों। ठीक है, तो पहला तो यहाँ पर असंतुष्ट होने का, माननीय हाईकोर्ट के फैसले से असंतुष्ट होने का ये कारण था जिसके वजह से अभ्यर्थी जो है वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। मतलब कि हाईकोर्ट ने तो इनको राहत दे दी बीएड सेलेक्टेड कैंडिडेट को, फिर वो कैंडिडेट जो डीएलएड वाले थे वो फिर से सुप्रीम कोर्ट चले गए कि हाईकोर्ट ने आपके जजमेंट के कुछ पॉइंट्स को कंसीडर नहीं किया। ठीक है, दूसरा उनका जो पॉइंट था असंतुष्ट होने का हाईकोर्ट के फैसले से, वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि हमारे जजमेंट के बाद अगर कोई भी अपॉइंटमेंट हुआ है, कोई भी अगर ज्वाइन किया हुआ है, तो वो जो ज्वाइनिंग है, जो अपॉइंटमेंट है, वो अवैध हो जाएगी। अब मध्य प्रदेश एमपी वर्ग 3 में कैंडिडेट्स के द्वारा ये सूचना दी जाती है कि बहुत सारे कैंडिडेट जो सेकंड काउंसलिंग से आए वो 11 अगस्त 2023 के बाद ज्वाइन किए हुए थे, तो उनको कैसे सेफ किया जा रहा है हाईकोर्ट के द्वारा। कुछ और पॉइंट्स थे जिसको लेकर के हाईकोर्ट में जो फैसला दिया गया उसको चैलेंज किए गए अभ्यर्थियों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में रखा गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं पाया कि इन सभी जजमेंट में कुछ ना कुछ फिर से कंसीडर करने की जरूरत है, कुछ ना कुछ इसमें ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको कंसीडर नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट फिर से हाईकोर्ट को निर्देशित कर देती है कि आप इस मामले को फिर से रीओपन करिए और फिर से मामले की सुनवाई किया जाए। सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले को फिर से रेफर करती है हाईकोर्ट में, तो हाईकोर्ट में एक नया केस फाइल होता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आधार बनाते हुए और जितने भी अब तक के जजमेंट हैं उनके बीएड के संदर्भ में, उन सबको कंपाइल करते हुए सभी पॉइंट्स को कंसीडर करने का आदेशित कर दिया है। उसके बाद से मामला फिर से जब हाईकोर्ट पहुंचा तो कल दिनांक 4 जनवरी 2025 को मामले की सुनवाई हुई, जहां पर जो डीएलएड के एडवोकेट थे उन्होंने पूरे मामले को पहले समझाया कि एक्चुअली में हुआ क्या है, क्या कैसे हुआ है। यहां पर जो डबल बेंच में ये मामला चला था मध्य प्रदेश में, और डबल बेंच में जो
ऑनरेबल जस्टिस थे उनके द्वारा सभी थ्रेशोल्ड पॉइंट जो थे उनको मेंशन किया जा रहा था, उनको वो नोट डाउन कर रहे थे कि कब नोटिफिकेशन आया, कब इनका जजमेंट आया, जजमेंट के पहले ज्वाइन हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब कुछ नोट डाउन कर रहे थे। उसके बाद से जो सरकारी वकील थे, जो सरकार का पक्ष रख रहे थे माननीय हाईकोर्ट में, उन्होंने कोर्ट को ये अवगत कराया कि अभी हम इसके लिए प्रिपेयर नहीं है और कोर्ट को आज एडजर्न कर दिया जाए, मतलब कि स्थगित कर दिया जाए आगे के लिए। इस पर हाईकोर्ट ने कड़ी तीखी टिप्पणी भी दर्ज कराई कि ये स्टेट का तैयारी है, कि मतलब आप हाईकोर्ट में आ रहे हैं और आप पहले से ये केस लगा हुआ है और आप इसके लिए तैयार नहीं है बहस करने के लिए। तो निश्चित तौर पर वहाँ पर हाईकोर्ट थोड़ी सी नाराजगी जरूर दर्ज कराई और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है स्टेट को, मतलब कि राज्य सरकार को, कि अगली डेट पर जब ये केस मेंशन होगा तो आप पूरी तैयारी के साथ आएंगे और किसी अधिकारी की अगर स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी तो उनको भी आपको लेकर के आना है। मतलब कि अगले डेट पर आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि केस को एडजर्न कर दीजिए, यानी कि केस को स्थगित कर दीजिए क्योंकि हम तैयार नहीं है। तो इन सभी बातों को लेकर के कल जो सुनवाई हुई है उसमें माननीय हाईकोर्ट ने अगली डेट दे दी है और इस मामले को एडजर्न कर दिया है, मतलब कि स्थगित कर दिया है, क्योंकि राज्य सरकार ने वहां पर अपील की थी कि मामले को कुछ दिन के लिए टाल दिया जाए। तो अब पूरा मामला जो है हाईकोर्ट फिर से इन सभी चीज़ों को, जजमेंट को फिर से कंपाइल करेगी और देखेगी कि कहां पर क्या खामी रह गई थी हाईकोर्ट के जजमेंट में या फिर किन पॉइंट को कंसीडर नहीं किया गया। सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो ये है कि हाईकोर्ट ने जब ये पूरी भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम रखी तो उस समय चूंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आया था, लेकिन जो जोधपुर हाईकोर्ट थी, राजस्थान हाईकोर्ट थी, उनका जजमेंट आ चुका था। तो चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था इसलिए हाईकोर्ट ने अपना जजमेंट नहीं दिया और पूरी भर्ती को सब्जेक्ट टू आउटकम रख लिया। तो फिर सब्जेक्ट टू आउटकम का क्या मतलब रह गया अगर उन कैंडिडेट की याचिका को बाद में जाकर के खारिज कर दिया जाता है। तो पहला पॉइंट तो डीएलएड की तरफ से ये पक्ष है कि हमारा कोई संवैधानिक अधिकार है या नहीं अगर हमारे अधिकारों का हनन होता है, क्योंकि हाईकोर्ट ने तो पहले ही इनको इनवैलिड कर दिया था। क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था इस वजह से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जजमेंट नहीं दिया और मामले को सब्जेक्ट टू आउटकम रख लिया। लेकिन सब्जेक्ट टू आउटकम का क्या मतलब रहा, ये अभ्यर्थियों का वहां पर दावा है। ठीक है, दूसरा इनका दावा यह है कि कुछ कैंडिडेट जो सेकंड काउंसलिंग में आए हैं उनको कैसे वैध किया जा सकता है, क्योंकि उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो 11 अगस्त 2023 के बाद हुई है, जो कि सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर अपने जजमेंट में लिखती है कि हमने केवल उन्हीं कैंडिडेट को सेव किया है जो कि 11 अगस्त 2023 के पहले ज्वाइन कर चुके हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको लेकर के मामला अब हाईकोर्ट में चल रहा है। देखना होगा कि यहां से क्या कुछ आउटकम निकलता है और यहां से जो आउटकम निकलेगा अन्य राज्यों की भर्तियों को भी कहीं ना कहीं ये प्रभावित जरूर कर सकती है। अब जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग है और वहां से भी सुनवाई होना प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश में एक और मामला था जो आरक्षण विवाद वाला मामला था, उसकी वजह से हाईकोर्ट ने रिविजिट करने के आदेश दे दिए हैं। रिविजिट करने पर अगर नई मेरिट लिस्ट बनती है तो उससे नए कैंडिडेट जो लिस्ट में आएंगे उनको ज्वाइनिंग किस तरीके से कराना होगा वो सभी चीज़ें भी अभी भविष्य के गर्त में। तो नो डाउट अभी ये मैटर मध्य प्रदेश से जैसे ही क्लियर होगा उसके बाद से अन्य राज्यों में इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है वो देखने वाली बात होगी। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।